हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हमने 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की है और ये हमारा थर्ड चैप्टर हाफ हो चुका था जब हमने पीछे क्लास की थी। हाफ चैप्टर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम जो हाफ चैप्टर आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखो, जो पहला पॉइंट है वो है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीकी से एक नजर। यानी कि इसमें क्या बताया है कि जो तुगलक और खिलजी वंश था, इनके अंदर प्रशासन हमें कैसा प्रशासन देखने को मिलता है। कौन से वंश में? तुगलक वंश के अंदर और खिलजी वंश के अंदर। और हमें ये दिल्ली जो का सल्तनत इतिहास है, सल्तनत काल है, इसमें कितने अलग अलग तरह के शासन देखने को मिलते हैं। तो हमें 5 शासन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा प्रशासन है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। किसके बारे में बता रखा है? तो ये इल्तुतमिश के बारे में बता रखा है कि इल्तुतमिश जो था वो अपने सामंत और जमींदारों के कंपैरिजन में जो गुलाम थे, उन गुलाम को वो शासन के अंदर कोई भी पद होता था उस पद के ऊपर नियुक्त करना, अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा समझता था। किनके कंपैरिजन में? सामंत और सूबेदारों के कंपैरिजन में किनको अच्छा मानता था? तो वो गरीब जो होते, गुलाम जो उसके थे, उनको ज्यादा बेटर मानता था। और नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्या बताया है। तो नेक्स्ट इसमें बताया है कि इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। यानी कि जो गुलाम थे उनके लिए फारसी भाषा में किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? तो उनके लिए बंदगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। कोई भी मतलब हमारा सिस्टम था, उस हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासन है, इसके अंदर कोई भी काम करने के लिए किन्हें खरीदा जाता था? इन गुलामों को खरीदा जाता था। और इन गुलामों से जो काम करवाया जाता था उस काम के लिए पहले इनको ट्रेंड किया जाता था और ट्रेंड करने के बाद में फिर उनसे वो काम करवाया जाता था नेक्स्ट, ठीक है। और चूंकि वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उनके ऊपर निर्भर हो जाते थे। सुल्तान के ये ज्यादा विश्वासमंद होते थे क्योंकि ये पूरी, इनकी कोई फैमिली परिवार वगैरह तो होते नहीं थे, ये पूरी रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते थे? सुल्तान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखो, खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आरक्षित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन जिनसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई थी। राजनीतिक अस्थिरता पैदा क्यों हो गई थी? क्योंकि जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ जो गुलाम है उन्हीं को ही अपने राज्य के अंदर अच्छे पदों के ऊपर नियुक्त कर रहा है, बाकी जो सूबेदार है, सामंत है, उनके लिए जो काम करने का एक उपहार के तौर पर माध्यम क्या होता था? पदोन्नति होती थी। वो पदोन्नति इनको मिल नहीं रही थी, जिसके कारण इन्होंने क्या, राजनीतिक अस्थिरता यानी कि राजनीतिक द्रोष पैदा करने शुरू कर दिए थे। गुलाम और आरक्षित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तरदायित्व के प्रति नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सूबेदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। मुसलमानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगा। यानी कि वो चाहते थे जो भी प्रशासन के अंदर ऊंची पोस्ट है वो सिर्फ प्रशासन के जो लोग हैं, सामंत है, कोई सूबेदार है बड़ा, उनके लिए वो आवंटित किया जाए। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? जो गुलाम है, बहुत ही एक निम्न जाति का व्यक्ति है, उसको ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे कि वो ऊंचे पदों पर क्यों है। फारसी तवारीख के लेखक
लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। तवारीख क्या होते? तवारीख के जो लेखक होते थे, ये किसके लिए बनाए गए थे? तो तवारीख के जो लेखक थे, ये राजा की प्रशंसा के अंदर काम किया करते थे। इन तवारीख के लेखकों ने भी क्या है, जो राजा था उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी कि कैसे उन्होंने जो गुलाम निचले खानदान के जो व्यक्ति हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी इसकी क्या की थी? आलोचना की थी। आरक्षित क्या होता है? जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो या कोई उसे संरक्षण देता है तो उसे आरक्षित कहा जाता है। ये एक जो बेटों से बढ़कर गुलाम, एक ये बताया कि कैसा गुलाम का जीवन होता था। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसने हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि गुलाम जो इनके ऊपर डिपेंड होते थे पूर्ण रूप से, तो ये कहते थे ये जो गुलाम थे ये बेटों से भी बढ़कर हैं। क्यों है बेटों से बढ़कर? क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या बताया गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला होता था। ये फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तवाखम नामक बावर्ची, लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। ये इनकी बात बता रखा है कि इसने गुलाम जो थे उनको कौन कौन से पद दिए, किस प्रकार की जो पद थी उनके ऊपर उनको अपॉइंट किया था, ये बताया है। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। कि ये जो उनका मानना था कि उन्होंने क्या किया था, इन पदों के ऊपर गुलामों की नियुक्ति की, तो इस वजह से क्या है, जो मतलब इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से क्या हुआ था कि जो उनका राजनीतिक जो जीवन था ये पूरा तबाही हो गया था। राजनीतिक जो क्या है जीवन था, इनका राजनीतिक जीवन क्या हो चुका था, इनका राजनीतिक जो जीवन था, इनका राजनीतिक जीवन क्या हो चुका था, तो खत्म हो चुका था इनका राजनीतिक जीवन इस कारण से। नेक्स्ट देखो क्या है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को कभी कभी आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इनको क्या कहा गया? इक्ता कहा गया है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का कर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चल सके और कोई भी क्या है इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिससे बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम के हिसाब के लिए राज्य के द्वारा लेखा अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य के द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। यानी कि ये मुक्ति नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, और ये जो मुक्ति नाम का अधिकारी होता था, ये क्या करता था? सैनिकों की नियुक्ति करता था, कर भी ये वसूलता था, उनको वेतन भी यही देता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूरांतरिक इलाकों को अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निधान और वसूली के कार्य को राजा अपने नियंत्रण में ले आए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निधान और वसूली अधिकारी के रूप में सामंत सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर वसूले जाते थे। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से कर है? देखो, कृषि पर लिया गया कर को क्या बोलते हैं? खिराज बोलते हैं, कि जो किसानों की उपज के ऊपर लिया जाता था।
कितना परसेंट होता था, 25% लिया जाता था, 25% लिया जाता था। मवेशियों पर कर है और कहाँ पर कर लिया जाता था, और घरों के आधार पर भी उनसे क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर हो गया था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यानी कि ये जो सुल्तान के थे, इनके नियंत्रण में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था इनसे बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठकर और जो बंगाल जैसे जो क्षेत्र थे जो दिल्ली से काफी दूर है, वहां पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही दक्षिण भारत की तुरंत विजय के बाद ही दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत के अंदर क्या बताया गया है, तो दक्षिण भारत के अंदर तुरंत दक्षिण भारत के अंदर क्या है, तुरंत दक्षिण भारत में क्या है, तुरंत विजय के बाद ही पूरा जो क्षेत्र था वो स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्र भी ऐसे थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन इलाकों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, और वह अधिकार कुछ समय तक के लिए रह पाता था। यानी कि वो अधिकार कर लेते थे लेकिन ये अधिकार ज्यादा चल नहीं पाता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियान यानी कि जो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई कंट्री है। इनके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को अपना धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ से ही दिल्ली पर मंगोलों ने धावे बढ़ गए थे। यानी कि मंगोलों ने काफी आक्रमण किया। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। हम ये देखते हैं कि जो लोग थे, मुसलमान थे या प्रशासन के अंदर, उनको किस प्रकार की समस्याओं का ये जो इन्होंने आक्रमण किया था मंगोलों ने, तो इन मंगोलों के आक्रमण के दौरान भी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये कहता है सरदार और उनकी किलेबंदी। इसके अंदर ये बताया कि वहां जब वो वहां पर युद्ध करने जाते थे तो वहां का वर्णन बताया, वहां पर कैसी कंडीशन देखने को मिलती है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनवाते थे, और कभी कभी बांसों की झुरमुटों में, भारत में बांस बोला नहीं जाता था, वह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते थे कि उन पर आग का भी कोई असर नहीं होता था, और वे कुल मिलाकर किले की क्या है, कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इन दीवारों में घिरे उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल है। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना नहीं हराया जा सकता है। ये सेनाएं जंगल में घूमकर खास तौर पर तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट कर डालती है। यानी कि वो अपने ही तरीके में एक अलग तरह की वो उन्होंने क्या है, टीम तैयार कर रखी है। और ये जो टीम होती थी, मतलब जो जंगलों के अंदर रहकर आक्रमण का सामना करते थे, तो उनका कोई भी व्यक्ति जो है उनका सामना करे ये हो नहीं सकता था। कोई भी इनका क्या है, सामना नहीं कर पाता था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, दोनों के मध्य में डिफरेंशिएट किया गया। क्या डिफरेंस है तो ये आप खुद पढ़ लेना, पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। गैरिशन के शहर वो होते जो सैनिकों के लिए बनाए जाते थे, गांव से बाहर बनाए जाते थे। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे गैरिशन शहर के अंदर। ये देख लेना दोनों के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, अपने आप इसको पढ़ लेना, कवर कर लेना, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। यानी कि इन तमाम सफलताओं की गिनती करने पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी पर बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध में सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब ये कहता है 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर सल्तनत का काल कैसा था। तुगलक वंश के बाद में 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी समूह उभरे।
इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जिनका 1540 से 45 में टाइम है, ने बिहार में अपने राजा चाचा से एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त कर दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंशी ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी दुरुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की व्यवस्था को अपनाया। यानी कि ये जो शासन थे उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसा किया, कैसे उन्होंने मतलब किसी का अंत हुआ, वहां पर किसी ने अपनी नई सत्ता स्थापित की, तो ये बता रखा है। आप इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लेना एक बार तो आपका कवर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, 3 श्रेणियां बता रखी हैं इसमें कौन कौन सी होती थी ये। ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध है। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में कहां पर आया था? फ्रांस के अंदर आया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर देना चाहिए। एक प्रार्थना करने वाला वर्ग है, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा खेती करने वाला वर्ग है। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने में सहायता मिलती है। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट की उपाधि दी गई है। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख रख करके मुसलमानों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए भेजा जाए, जिसमें जेरूशलम शहर पर, ये फिलिस्तीन का शहर है जेरूशलम, शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के फलस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्या है? क्रुसेड कहा गया है। धर्मयुद्ध नाम है जिसका वास्तव में मीनिंग कहा गया है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा करने के लिए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत से पूरी तरह से बदल दी थी। पहले ही नाइटों की गिनती कुलीनों से नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत में और जर्मनी में उनसे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलवाने लगे थे। यानी कि जैसे ये धर्मयुद्ध हुआ तो उसके दौरान में जो नाइट शब्द का वास्तविक जो मीनिंग था वो मीनिंग इन्होंने बदल कर रख दिया था और बाद में ये नाइट की उपाधि हर एक व्यक्ति जो था उसको देने शुरू करती थी। ठीक है, ये बीज शब्द है, ये देख लेना। हमारे चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और कल हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे, 4th चैप्टर। इसके बाद ही बस थोड़े टाइम का और वेट है, उसके बाद में हम साथ साथ हमारी क्लासेस चलती रहेगी और उन क्लासेस से आपको मैं बकायदा एक जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ क्वेश्चन दिखाऊंगी कि ये टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया और देखो इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है पहले से। इस प्रकार की एक नई जो सीरीज है क्लासों की वो हम शुरू करेंगे ताकि आपको ये जो मैं आपको बता रही हूँ उससे ज्यादा आपको देखने में ये बिलीव होगा कि हाँ वास्तव में रियलिटी में ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पहले आ चुका है। जब हम एक एनसीईआरटी के चैप्टर को डिस्कस करते हैं या जब मैं आपको समझा रही होती हूँ तो उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ देखें कि कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम कुछ टाइम के बाद ही हमारी ये क्लासेस भी चलती रहेंगी क्योंकि इसमें अभी हमारी और क्लासेस रह रही है, बुक रह रही है कवर करने वाले। तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे वो हमारे साथ के साथ वो क्लासेस भी शुरू कर देंगे और साथ ही हम ज्योग्राफी के लिए थोड़ा ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए देन हम ज्योग्राफी के लिए क्लासेस शुरू करेंगे। उसमें जो टॉपिक पीडीएफ के थ्रू करवाना होगा वो पीडीएफ के थ्रू क्लास करवाई जाएगी और बाकी जितनी भी समझाने की चीज है वो आपको जैसे बोर्ड के ऊपर समझा कर फिर वो आपको क्लासेस दे जाएंगे, तो वो क्लासेस भी हम जल्दी शुरू करेंगे। और थर्ड टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर और पेपर में हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, एक एक मार्क्स वैल्यूएबल है हमारे लिए।
तो वो भी क्लासेस हम जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास का वेटेज जो वो बहुत ही कम है, इसके कारण हम जो टॉपिक डेली जो 2 या 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को लेकर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारा मटेरियल है, उसको डिस्कस करने का कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो नवंबर और दिसंबर, नवंबर से हमारा जो नोटिफिकेशन वगैरह सिस्टम था, तो नवंबर मंथ का करेंगे हम और दिसंबर मंथ का। और नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और उसके बाद में जो अभी जो डेली करंट अफेयर्स नए होंगे उनके लिए हर रोज क्लासेस दी जाएगी जब तक आपका करंट अफेयर्स का जो नया टॉपिक नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो पीछे वाला है ना अक्टूबर नवंबर का, वो दोनों मंथ के लिए आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।